ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का क्या नाम हो रहा है? टॉपिक का नाम है एसडीएस पेज। हमने पहले से बताया एसडीएस का मतलब क्या हो रहा है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और बेसिक जो कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पर, बेसिक कंसेप्ट क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन को सेपरेट करता है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस बेस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है। तो जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो चार्ज लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस सुन करके उनको लगेगा चार्ज की बात कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या हो रहा है इसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करी जा रही है। अब जरा एसडीएस का मेन काम समझते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन कई तरह के स्ट्रक्चर्स में, प्रोटीन कई तरह के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटीन कई तरह के स्ट्रक्चर रखता है। प्रोटीन के अंदर क्या है, जैसे प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन किस तरह के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है ना, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमको इससे नहीं मतलब है। प्राइमरी का सिंपल काम समझ लेते हैं। प्राइमरी सिंपल क्या होती है, अमाइनो एसिड की ये चेन होती है, बस ये अमाइनो एसिड की एक सिंपल सी चेन रहती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस ये अमाइनो एसिड की सिंपल चेन रहती है। ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो सकती है, जिसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है इंसुलिन। इसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ सेकेंडरी चेंजेस आने लग जाते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, कुछ सेकेंडरी चेंजेस आने लगते हैं, जिससे क्या बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। तो एसडीएस क्या करता है ना, एसडीएस क्या करने वाला है, अब इसमें कोई चेंजेस क्या होने वाले हैं, एक्चुअली में इसमें कुछ इंटरैक्शंस जो होते हैं, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन आने लगते हैं। नॉन ध्यान लगाना है, कोवैलेंट इंटरैक्शन आते हैं। नॉन कोवैलेंट मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन होते हैं, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन, जिससे क्या होता है, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, अभी इनको देखेंगे। हम लोग को करना क्या होता है कि ये सेकेंडरी एंड टर्सरी में चेंज हो जाते हैं। हम लोग को करना क्या होता है कि इस सेकेंडरी या टर्सरी किसी भी फेज में हो, उसको किसमें लेके आना है, प्राइमरी में। और ये काम करता है एसडीएस। एसडीएस क्या करता है, ये जो भी इंटरैक्शन जनरेट हुए हैं नॉन कोवैलेंट, उनको खत्म कर देता है। ये नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन को खत्म कर देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है ना, किस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। एक तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, ठीक बात है, पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। और एक बॉन्ड और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एसडीएस का बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ में आ गया कि एसडीएस प्रोटीन का कोई भी फॉर्म होगा, है ना, उसको प्राइमरी में लेके चला आएगा। लेकिन ये कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स के बीच में पाया जाता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो जनरली दो चेन्स, है ना, दो चेन, एक चेन मान लिया ये, एक चेन ये है, इनके बीच में इंटरैक्शन स्टेबलाइज करता है, या विद इन चेन भी कर सकता है। मान लिया ये चेन थी, ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है, तो इनके बीच में भी इंटरैक्शन ऐसे स्टेबलाइज करता है। तो ये कर क्या रहा है, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन को खत्म करता है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड को खत्म नहीं कर पाता है। उम्मीद है इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। काव्यश्री जी को बोलना था कि जहां पर भी मैं पूछूंगा आपसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपको थम्स अप करना है, और नहीं आ रहा तो थम्स डाउन करना है, बाकी बस कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको कुछ पूछ करके माइक ऑन करके भी पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है, लेकिन थम्स अप करना, थम्स अप आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो थम्स डाउन तुरंत करना है कि मुझे नहीं समझ में आया। तो अब एसडीएस देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। एसडीएस क्या कह रहा है, एसडीएस क्या करेगा, प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। डीनेचर करेगा, मैंने फिर बताया, डीनेचर, डिग्रेड नहीं, मैंने डिग्रेड नहीं बोला है, क्या बोला है, डीनेचर। डिग्रेड का मतलब होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाए, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, डीनेचर कर रहा है। तो एसडीएस का मेजर काम क्या होने वाला है कि ये प्रोटीन को डीनेचर करता है, डिग्रेड नहीं करता। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड टूटे, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड अगर टूटने लग जाता है तो बोलते हैं प्रोटीन का डिग्रेडेशन चल रहा है। और डीनेचर अगर का मतलब हो रहा है तो दैट इज उनके अंदर जो भी सेकेंडरी इंटरैक्शन है वो खत्म हो रहे हैं। सेकेंडरी डीनेचर अगर प्रोटीन होगी तो उसको रीनेचर पॉसिबल है,
प्रोटीन को अगर डीनेचर कर दिया है, दैट इज अगर कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाए तो रीनेचरिंग पॉसिबल होती है, लेकिन अगर प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया है तो उसको फिर से रीजनरेट नहीं किया जा सकता है। रीजनरेट करने के लिए हमको फिर से पूरी प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी, जो भी हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन के समय जो हो रहा, सॉरी ट्रांसलेशन के समय जो हो रहा था, है ना, वो प्रोसेस करानी पड़ेगी। तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटने के बाद वो दोबारा नहीं बनता है, लेकिन जो सेकेंडरी इंटरेक्शन अगर वो खत्म हुए तो वो फिर से आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो बोल क्या रहा है कि ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। प्रोटीन को डीनेचर करता है, किसमें डीनेचर करता है? इनटू लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो CSIR और ICMR DBT JRF में पूछे गए, तो हम लोग उनको सॉल्व भी करेंगे, ध्यान से पढ़ना है। एसडीएस क्या करता है? अब एक तो एसडीएस ने क्या कर दिया, एक तो एसडीएस का काम हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया, एक तो एसडीएस का हम लोगों को एक काम पता चला कि ये प्रोटीन को डीनेचर करेगा। ये क्या करेगा? सॉरी, डीनेचर। ये एसडीएस क्या कर रहा है? प्रोटीन को डीनेचर कर रहा है। डीनेचर प्रोटीन, और डीनेचर का मतलब आपको समझ में आ गया है, उम्मीद है ना। डीनेचर द प्रोटीन। दूसरी बात क्या करता है एसडीएस? क्या है एसडीएस? क्या है? एक तरह का डिटर्जेंट है। ये प्रोटीन के ऊपर क्या करता है? प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज ले आता है। अब बात को एक समझते हैं। देखो, प्रोटीन अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन, थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। मोनोमर ऑफ प्रोटीन, सिंपल सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं, बायो और केमिस्ट्री। मोनोमर ऑफ प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड है। और अगर अमाइनो एसिड की बात करते हैं, लिख के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमाइनो और एसिड, है ना, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो पाया जाता हो, अमाइनो ग्रुप को बोलते हैं NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को भाई अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसके अंदर एसिड भी पाया जाता है, और एसिड कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख कर देखते थे हम हमेशा बोलते हैं कि रटना कुछ भी नहीं है। कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। कार्बोक्सिलिक का मतलब हो रहा है कार्बोनिल, है ना, और हाइड्रोक्सिलिक, कार्बोनिल और ऑक्सिलिक का मतलब क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आ रहा है नाम। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आ रहा है नाम, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है जब किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। कुछ भी नहीं रखना है ना, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस केमिस्ट्री नहीं है, डरने का नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? जब किसी भी कार्बन पे ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तब हम लोग उसको कार्बोनिल बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है सर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है। तो अगर इसी पे हम लोग OH ग्रुप लगा दे तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल मिलके बनता है कार्बोक्सिलिक, है ना। उम्मीद है कार्बोक्सिलिक का मतलब समझ में आ गया। और अमीनो तो नाम से पता चल रहा है, अमीनो तो कोई एक ऐसा एसिड हो जिसमें अमीनो ग्रुप पाया जाता हो। अब एसिड कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड हो, है ना, ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। बायोमॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, सॉरी, बायोमॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। बायोमॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड और अमाइनो ग्रुप मिलके क्या करता है? प्रोटीन, सॉरी, अमाइनो एसिड बनाता है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एक कार्बन होता है ना, एक हाइड्रोजन होता ही होता है हमेशा। इसके अलावा एक इसके तरफ थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए, OH ग्रुप होता है, ठीक है, ये। और एक तरफ इसके NH2 ग्रुप हो गया, एक तरफ क्या हो गया? इसके NH2 ग्रुप हो गया, एक तरफ इसके NH2 ग्रुप हो गया। अब ये जो कार्बन बचा, इस कार्बन पे या तो H हो सकता है और या तो कोई R हो सकता है, ठीक है, या तो H हो सकता है या तो कोई R हो सकता है। इतनी बात उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, इतनी बात उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगर ये H होगी, अगर ये केवल H होगा, है ना, अगर ये H होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। कुछ भी नहीं रखना, अगर H है तो ग्लाइसिन है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। और अगर ये R होगा, है ना, तो अदर देन ग्लाइसिन। बाकी अमाइनो एसिड्स में ये R ग्रुप रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। अब समझो होता क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कोई भी कंडीशन लिया जाए, किसी भी कंडीशन को ले आए, अगर किसी भी कंडीशन को अगर हम लोग ले करके आते हैं तो होता क्या है कि प्रोटीन कभी भी, अमाइनो एसिड कभी भी इस अवस्था में, इस स्टेज में नहीं पाई जाती है, इस स्टेज में नहीं पाई जाती है। बल्कि क्या रहता है, उस चीज को जरा हम लोग समझते हैं, उस चीज को हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए,
अब ठीक है। उस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको जरा हम और अच्छे से दिखाते हैं। बायोकेमिस्ट्री समझना है तो हम लोग को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा चीजों को। NH2 को हम लोग चाहें, अगर हमारी मन करे तो हम लोग NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, H और H, ठीक बात है। और ऑक्सीजन को भी ऐसे लिख सकते हैं, OH। अब होता क्या है, होता यह है कि ये कभी भी इस स्टेज में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। चलिए बॉन्ड तोड़ के देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, बेसिक केमिस्ट्री क्या कहती है, कोई भी बॉन्ड हो, जीवन में कहीं भी बॉन्ड हो, है ना, केमिस्ट्री बोलते हैं ना कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो केमिस्ट्री हम लोग के दैनिक जीवन में भी है ना। कहीं भी बॉन्ड होता है तो बॉन्ड तभी बनता है जब कम से कम दो लोग हों। हम बोलते हैं हमारी खुद में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कोई बात हुई, ये तो फर्जी अल्फा दिखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमारी खुद में कोई केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का मतलब क्या, कम से कम दो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक बंधन बना रहे हैं, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं हाइड्रोजन का। ऐसे कहानी चलती है। अब ये जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, और सेकेंड प्राइस जाता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो फ्लोरीन तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑक्सीजन ही बचा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि अब ये वाला बॉन्ड टूटने जा रहा है, अब ये वाला बॉन्ड हम तोड़ने जा रहे हैं, देखिए नजारा, बॉन्ड टूट गया, ऐसे टूटा और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, बहुत ध्यान लगाना, बॉन्ड टूट गया। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने मन में सोचना कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। आप अपने मन में सोचिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा। अगर आपका आंसर है -1 तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपकी सोच बहुत गलत है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं आएगा। देखो, आपका रुपया हम कुछ चाहते थे, 2, 4, 10, 20 रुपया, 10 रुपए 20 रुपया चाहते थे, हमने आपको दे दिया। आपको कितने का फायदा हुआ, कहोगे सर हमारा रुपया हमको दे दिए हो, 100 रुपया आप हमारा चाहते थे, हमको वापस कर दियो। हमको कोई फायदा नहीं हुआ, जीरो फायदा, कोई नुकसान नहीं, ना फायदा ना नुकसान। तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, ऑक्सीजन पे नेट चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं आया। अब उसने क्या किया, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, उसको भी ले लिया। जैसे उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर आया माइनस चार्ज। क्या आया मेरे भाई, माइनस चार्ज आया। क्या आया, माइनस चार्ज। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस चार्ज। कल हमने एक चीज सिखाई थी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलो, भूत, डेविल, है ना, जो भी आपको मान के चलना हो मान लो। मैंने कल भी बताया था कि भूत जहां जाता है वहां पे निगेटिविटी फैलाता है, और जहां से जाता है, मान लिया यहां से गया था, तो जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिविटी आएगी। मैंने बोला हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया मेरे भाई, प्लस चार्ज आ गया। अब यह हाइड्रोजन कहां जाएगा, अब यह हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन कहां जाने वाला है, नाइट्रोजन के पास। क्यों गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। ऐसे लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक लोन मतलब अकेला, तनहा पेयर पाया जा रहा, लोन पेयर पाया जा रहा। अभी हाइड्रोजन हम यहां से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, यहां से उठाते हैं H+ को, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आए। अब क्या करेगा, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान लगाते हैं। अब हाइड्रोजन के पास हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। देते समय तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इलेक्ट्रॉन दे दिया इन्होंने, किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को। लेकिन अब इनको लग रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन गलत दे दिए हैं, तो अब वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, माइनस, और यहां से गया तो कौन सा चार्ज आया, प्लस। अच्छा, अब देखो यह इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां आ चुका है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन को हम हटा दे रहे हैं, ये देखिए हट गया, है ना। और अब क्या होगा जरा ध्यान लगाना। अब क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम फिर से पूरा स्टेप एक बार बताएंगे, मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी, आपके पास प्लस 100 रुपए और माइनस 100 रुपए, कुल कितना रुपया कहोगे सर, 0। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक बॉन्ड बना। अब हम लोग चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NH3 प्लस
है ना, और CH, नीचे H या R जो भी आपका मन हो वो रखो, और इधर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, है ना, और चाहो तो ऐसे, अच्छा तरीका तो यही है कि ऐसे दिखाओ माइनस, है ना, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को बन करके मिल जाएगा। ठीक है, क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को ना समझ में आया तुरंत बताए, जिसको ना समझ में आया हो तुरंत बता दे, तुरंत ही थम्स डाउन कर, तुरंत ही थम्स डाउन कर। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गई बात, उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही है। दीक्षा जी को आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? दीक्षा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको सर कहते क्या है, सर इसके ऊपर तो प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड आयन। इट इज अ हाइब्रिड आयन। और हाइब्रिड आयन को एक अन्य भाषा में क्या बोलते हैं? जुपिटर आयन। क्या बोलते हैं? जुपिटर आयन। क्या बोलते हैं इस हाइब्रिड आयन को? हम लोग क्या बोलते हैं? जुपिटर आयन, है ना। इसके ऊपर देखा जाए तो चार्ज है, बोला जाए, बहुत लोग फ्लो में बोलते हैं इसके ऊपर नो चार्ज है, चार्ज बोल देते हैं नो चार्ज, चार्ज बोलते हैं नो चार्ज, ये गलत बात बोल रहे हैं। चार्ज तो है, चार्ज तो है, +1 भी है और -1 भी है। हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो 0 है, नेट चार्ज जो है वो 0 है। अब बात को समझो, है ना। अब ऐसे ही अमाइनो एसिड्स, है ना, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स लगातार। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात रह गई थी कि ये जो स्टेज है, ये स्टेज कैसे पाई जाती है, ये स्टेज कैसे पाई जाती है, इस बात को जरा समझते हैं। ये स्टेज केवल और केवल मिल सकती है, ऐसा स्टेज जो होता है ना, जिसपे जुपिटर आयन हो, सेलुलर कंडीशन में, नॉर्मल सेलुलर कंडीशन में, है ना, सेलुलर या फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलना चाहिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे ऐसा जुपिटर आयन जनरली नहीं मिलता है। मैंने बोला जनरली नहीं मिलता है। ये कब मिलता है सर? ये जिस पीएच पे जुपिटर आयन मिलता है उस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पीएच को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? आप पूछा जाए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या बोलोगे? ये एक पीएच है। ये पीएच की वो वैल्यू है जिसपे किसी अमाइनो एसिड का नेट चार्ज 0 होता है ना, नेट चार्ज 0 होता है। अगर अमाइनो एसिड हाइब्रिड आयन है तो उसको क्या बोलते हैं? जुपिटर आयन बोलते हैं। उसका नेट चार्ज क्या होता है? 0, और चार्ज कौन कौन सा होता है? +1 और -1। अब मान लिया गया कि कोई एक अमाइनो एसिड है, कोई एक अमाइनो एसिड है, उसके पास माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। अच्छा, इसमें अब साइड ग्रुप भी जो हमने बताए थे, H या R ग्रुप पे भी, आर ग्रुप 3 तरीके के हो सकते हैं। आर ग्रुप यहाँ पर 3 तरीके के हो सकते हैं। हमने H ले लिया तो H तो ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन को हटा करके आर ग्रुप 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो उसके ऊपर 0 हो चार्ज, या तो प्लस हो, और या तो माइनस हो। ठीक है, 3 तरह से। अब ये जो भी है, अब ये जो भी है, अगर हम इसको एसडीएस से ट्रीट कराते हैं, फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने कोर कॉन्सेप्ट पे, एसडीएस से ट्रीट कराते हैं, है ना, इस अमाइनो एसिड को जब भी एसडीएस से ट्रीट कराएंगे। अच्छा, एसडीएस तो हमारा है निगेटिवली चार्ज, एसडीएस क्या है हमारा? निगेटिवली चार्ज है, एसडीएस निगेटिवली चार्ज है। तो एसडीएस कहां कहां जाके बाइंड कर जाएगा? एसडीएस जाके यहां बाइंड कर जाएगा, इससे बाइंड कर जाएगा, एसडीएस यहां बाइंड कर जाएगा, एसडीएस यहां पे बाइंड कर जाएगा। तो हमको बताओ कि अब जो भी ये एक अमाइनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होंगे, है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े होंगे। तो जरा हमको ये चीज बतलाइए कि जब हम लोग किसी प्रोटीन में एसडीएस डालते हैं तो उसके ऊपर अब कौन सा चार्ज बच जाएगा? कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस बचेगा, प्लस बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा? चार्ज कौन सा बचेगा? या कुछ भी बच सकता है? ये टाइप करके बताना होगा या माइक ऑन करके बताना होगा, बस अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर हम लोग किसी भी व्हेन वी पुट या ऐड एसडीएस इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, है ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ, ठीक है, सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ना, ओनली नेगेटिव, केवल नेगेटिव बचेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उन सबको न्यूट्रल कर देगा, और वहां पर, और जो नेगेटिव रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव किसके कारण है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण है, कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से है, तो वो तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां पर भी जुड़ जाकर नेगेटिव,
तो ओवरऑल अब नेगेटिव आने वाला है। तो मतलब अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एसडीएस ने क्या किया। एक पॉइंट को समझाने में इतना टाइम लगा है, कोई बात नहीं है। एसडीएस ने क्या किया, एसडीएम इम्पार्ट्स अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज टू ऑल प्रोटीन्स, सारी प्रोटीन्स में नेगेटिव चार्ज ले आता है। तो अब मतलब सारी प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स के सारे अमाइनो एसिड्स में नेगेटिव चार्ज, या कोई भी प्रोटीन में सब में नेगेटिव चार्ज ले आता है। तो जब सारी प्रोटीन में चार्ज नेगेटिव ही है तो आप कैसे पहचानोगे? तो पहचानने या सेपरेट करने का तरीका अब चार्ज रहा ही नहीं। अब सेपरेट करने का, है ना, अब सेपरेट करने का तरीका जो है वो चार्ज नहीं रहा। अब सेपरेट करने का केवल और केवल तरीका क्या बचता है? मॉलिक्यूलर वेट। दैट इज चार्ज तो हमेशा और हमेशा क्या सेम रहने वाला है? चार्ज तो हमेशा और हमेशा क्या रहने वाला है? हमेशा और हमेशा रहने वाला माइनस। तो चार्ज यहाँ पर कोई रोल नहीं प्ले करने वाला है, केवल और केवल मॉलिक्यूलर वेट का खेल होने वाला है। देयरफॉर डिफरेंस इन द नेटिव शेप, है ना, नेटिव शेप, इंट्रिंसिक चार्ज आर एलिमिनेटेड, है ना। नेटिव शेप का क्या मतलब? ये बार बार वर्ड यूज किया जाता है। मान लिया कोई प्रोटीन थी, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थी, उसका शेप कैसा था? सेकेंडरी था, है ना। उसका शेप कैसा था? बीटा प्लीटेड शीट थी, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर था। हमने एसडीएस डाला तो उसका सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया खत्म, अब वो प्राइमरी में चेंज हो गया। दैट इज हमने उसका क्या चेंज कर दिया है? हमने उसका क्या चेंज कर दिया? नेटिव शेप चेंज कर दिया है, नेटिव कन्फर्मेशन चेंज कर दिया है। हमने उसका नेटिव कन्फर्मेशन चेंज कर दिया है, हमने एसडीएस डाल के उसके नेटिव कन्फर्मेशन को चेंज कर दिया गया है। और इंट्रिंसिक चार्ज, है ना, इंट्रिंसिक चार्ज मतलब सबका नेटिव कन्फर्मेशन, चाहे वो सेकेंडरी हो उसको भी प्राइमरी बनना है, और चाहे वो टर्सरी हो उसको भी प्राइमरी बनना है। दैट इज सब प्राइमरी है, तो अब स्ट्रक्चर का भी कोई रोल नहीं रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम लोग इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो अब स्ट्रक्चर का रोल नहीं प्ले, कोई रोल नहीं रह गया। दूसरी चीज, चार्ज का भी कोई रोल नहीं। अपने मन में खुद सोचिए कि नेटिव शेप और इंट्रिंसिक चार्ज का कोई रोल क्यों नहीं रह गया? क्योंकि सब सारी हमारे प्रोटीन्स का चार्ज निगेटिव हो जाएगा, और कोई भी प्रोटीन लेके आएंगे सबका स्ट्रक्चर या कन्फर्मेशन प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब बचा क्या? सब में अंतर आएगा उनका मॉलिक्यूलर वेट का। तो अब केवल और केवल रोल बचता है मॉलिक्यूलर वेट का। स्मॉलर, अब यहाँ पे बताते हैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से जो छोटकी प्रोटीन होगी, जो स्मॉलर प्रोटीन होगी, वो तेजी से फास्ट माइग्रेट करेगी, और जो लार्ज प्रोटीन होगी वो वो धीरे धीरे मूव करेगी। ये तो सेम बात हो गई इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये तो सेम बात हो गई जो हमने कल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा था, वो यहाँ पर भी सेम है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वहां पे डीएनए भाग रहा था, और यहाँ कौन भाग रहा है? प्रोटीन। लेकिन ये डिफरेंट है, क्रोमेटोग्राफी। अब होता क्या है? इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। आज संध्या जी ने खूब अच्छे क्वेश्चन पूछे, उनके कुछ क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ा चुके हैं वो आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंट है क्रोमेटोग्राफी में इसके अपोजिट होता है, और इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्रोमेटोग्राफी आप लोग करना शुरू कर दिए होंगे क्वेश्चंस, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस मिला करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं कुछ कैसे किए जा रहे हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोटीन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तो जनरली हम लोग एसडीएस पेज से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सर अब हम इसको किससे सेपरेट करेंगे? कोई बताएगा? अगर कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करें? कोई बताएगा? कितने लोगों ने अब तक एसडीएस पेज अपनी लैब में किया है? पहले तो ये बताएं। निशा जी ने किया है एसडीएस पेज, और किसी ने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब कोई हमको ये बताए कि अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो ऐसी, इंद्राक्षी ने भी किया, ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रोटीन, दो प्रोटीन ए और बी, उन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो उनको कैसे सेपरेट करें? अब एसडीएस से कर नहीं सकते हैं, फायदा नहीं। कोई बता सकता है? तो वो कल बताएंगे, वो कल हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे करना है ना। तो वहां पर कल हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे किया जाए, ठीक बात है। चलिए वो कल देखेंगे, जानने के लिए कल की क्लास, छोटी सी क्लास, ठीक है। बहुत तरीके हैं मैम। एक्चुअली में होता क्या है, देखो समझो टूल्स टेक्निक पढ़ने का तरीका क्या है। करने को तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कल हम लोग साइबर ग्रीन भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग को करना क्या है, आरएनडी का काम क्या होता है? कोई भी आरएनडी है दुनिया में, आरएनडी दो चीजों पे काम करती है कि जो भी जिस चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो उसकी क्वालिटेटिव लेवल पे इंप्रूवमेंट हो जाए, या तो क्वालिटेटिव लेवल पे इंप्रूवमेंट हो जाए, या तो क्वांटिटेटिव लेवल पे इंप्रूवमेंट हो जाए। क्वांटिटेटिव लेवल पे इंप्रूवमेंट होती तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट जो है
कॉस्ट, है ना, कॉस्ट कम हो जाएगी। और क्वांटिटेटिव लेवल पर अगर इंप्रूवमेंट करना है तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है कि वेस्ट जो बन रहा है उसको कम से कम करो, है ना, वेस्ट कम से कम करो। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको रिसर्च का देते हैं। जैसे बल्ब होता है, आपने जीवन में कभी छोटे पे एक येलो कलर वाला बल्ब देखा है ना, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते थे, येलो येलो कलर का, है ना, बोलते थे वो 100 वाट का बल्ब है। वो क्या था, 100 वाट का बल्ब है। उसको आप 1 घंटा जला दो, 1 घंटे के लिए आप जला दो, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद ये सब चीज आपने देखी, CFL आता है ना, CFL आया और फिर LED आई। तीनों में क्या अंतर है? उम्मीद है 100 वाट पे जितना ये रोशनी देती है, ये 15 वाट पे उतनी रोशनी दे देती थी, और ये 7 वाट पे ही दे रही है। तीनों में हमने अंतर क्या किया? तीनों में वेस्ट कम किया। इन तीनों में वेस्ट क्या हो रहा है? इन तीनों में वेस्ट हो रहा है हीट। हमें इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करना था लाइट में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में लाइट बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही थी। सॉरी, लाइट जो है पूरी लाइट नहीं बन रही थी, हीट बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही थी। 1 घंटा जलाने के बाद येलो वाले बल्ब को 1 घंटा आप जला दो हाथ में, है ना, हाथ में पकड़ तक नहीं पाओगे, है ना, इतना गर्म हो जाता है। मतलब हमको चाहिए थी हीट, तो सॉरी चाहिए थी लाइट, और मिल क्या रहा है, हीट। यही है R&D। अब हम लोग कल देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। सरल तरीका और सस्ता तरीका, दोनों बात होनी चाहिए। सरल और सस्ता तरीका देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है ना, रिक्वायरमेंट क्या है? उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें 2 तरह के जेल बनाए जाते हैं। एक जेल होता है ना, 2 तरह के। पहले तो आपको जेल बनाना है, दूसरा आपको अपना सैंपल भी प्रिपेयर करना है। तो पहले जेल देखते हैं। जेल जनरली यहाँ पर 2 तरीके के बनते हैं। एक होता है रिजॉल्विंग जेल, एक होता है रिजॉल्विंग जेल, और दूसरा होता है स्टैकिंग जेल। दूसरा होता है स्टैकिंग जेल। रिजॉल्विंग जेल को नीचे रखते हैं, रिजॉल्विंग जेल नीचे होगा, है ना, और उसके ऊपर स्टैक करते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जेल स्टैक करते हैं, स्टैकिंग जेल होता है। दूसरा जेल क्या होता है, स्टैकिंग जेल। अब इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान लगाना है। ग्लास की प्लेट लेते हैं, दो प्लेट्स, है ना। जिन लोगों ने कर रखा उनको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अब उनको इस लहजे से समझना है कि हर चीज का यूज क्या है, हर चीज का क्या यूज होता है। जो भी हम उसमें डाल देते हैं, जो भी कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, उनका क्या यूज है। तो 2 प्लेट्स लेते हैं, 2 प्लेट्स किसकी, ग्लास की। ग्लास प्लेट ले लेते हैं। ग्लास की प्लेट लेकर के, मान लिया 2 प्लेट, मान लिया मेरा मोबाइल जो है वो एक ग्लास प्लेट है, ऐसे एक प्लेट लिया, और एक ऐसे दूसरा प्लेट ले लिया, एक दूसरा प्लेट ऐसे ले लिया, और दोनों को पास पास ले आते हैं। इनके बीच में स्पेस बच जाएगा, है ना। और इधर साइड से कवर करेंगे, साइड से कवर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पानी इसके अंदर डालेंगे, साइड से कवर करेंगे, और फिर क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करके देखेंगे लीकेज तो नहीं हो रही है। साइड से कवर करेंगे, टाइटली कवर करेंगे, और टाइटली कवर करके हम लोग देखेंगे कि क्या कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर लीकेज हो रही है तो आप अपनी प्लेट को फिर से रीअसेंबल करिए, फिर से लगाइए। और अगर लीकेज नहीं हो रही है तो आप खूबसूरत सा एक रिजॉल्विंग जेल पहले बनाओगे, वो और कर दोगे। कह रहे सर ये रिजॉल्विंग जेल होता क्या है? ये रिजॉल्विंग जेल क्या होता है, चलिए जानते हैं रिजॉल्विंग जेल एग्जैक्टली है क्या। रिजॉल्विंग जेल जनरली मेन यही जेल है, यही प्रोटीन को उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे, प्रोटीन को उनको मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे सेपरेट करता है, रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व का मतलब ही होता है जो समस्या है उसका समाधान करना। सर इसमें समस्या क्या थी? समस्या हमारे पास क्या आई है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, समस्या या प्रॉब्लम मेरे भाई क्या आ रही है कि हमारे पास प्रोटीन है ABCD, ये सब आपस में मिली हुई है। हमने एक सेल सैप लिया है ना, हमने सेल लाइजेट लिया है, उसके अंदर खूब सारी प्रोटीन है, ABCD करके बहुत सारी प्रोटीन्स है ना। और उसमें हमको सेपरेट करना उन प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, है ना। आवर मेन मोटो इज टू सेपरेट आउट दिस प्रोटीन्स ABCD। तो समस्या ये है, इस समस्या का समाधान कौन सा जेल करता है? रिजॉल्विंग जेल करता है। ठीक है, क्या तरीका है इसको बनाने का? तरीका क्या है कि इसमें एक्रिलामाइड 8 to 5% होता है, 8 से 5% तक एक्रिलामाइड लेते हैं। एक्रिलामाइड क्या होता है? एक्रिलामाइड क्या होता है, ये क्या होता है, ये सिंथेटिक है, मैंने कल बताया था ना। तो कल वाली क्लास की लिंक आप ले लीजिएगा, है ना। कल की क्लास जो भी नए हैं वो लिंक मांग लीजिएगा मैम को, वो दे देंगी। हालांकि वो वीडियो पब्लिक है ना, तो वो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्रेडियंट, कभी कभी आप ग्रेडियंट भी यूज करते हैं 4 से 20% का। ठीक है, 8 से 15%, इतना ज्यादा नहीं जानना है। ओवरऑल ये जानना है हम लोगों का कि एक्रिलामाइड का जो परसेंटेज है वो 8 से 15%, या जान सकते हैं इस तरह से कि जो भी आपका स्टैकिंग जेल है उसके कंपैरिजन में, स्टैकिंग जेल के कंपैरिजन में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैकिंग जेल जो है, ठीक है, स्टैकिंग जेल के कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे। क्यों लेंगे अभी समझेंगे। इसकी कंसंट्रेशन, इसका स्टैकिंग जेल में जो भी एक्रिलामाइड यूज करेंगे, है ना, उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका रिजॉल्विंग जेल है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे एक्रिलामाइड की। इसके अलावा ट्रिस HCl ले लेंगे। क्या लेंगे, ट्रिस HCl बफर, है ना, ट्रिस HCl बफर लेंगे, जो आगे चल के हमको अभी क्लोराइड आयन प्रोवाइड कराएगा, है ना। पीएच क्या रखेंगे, पीएच कितनी रखने वाले हैं, ठीक है, पीएच कितनी रखने वाले, पीएच 8.8 रखेंगे। चूंकि हमने पहले ही बोला है कि इसमें एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पोर साइज क्या होगा, पोर साइज यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, तो पोर साइज छोटा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या आने वाला है आपका, स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल में क्या होगा, कंसंट्रेट्स प्रोटीन इनटू थिन शार्प बैंड। स्टैकिंग जेल क्या करेगा, नीचे भी फोटो बना के दिखाएंगे, फोटो बनी हुई है, अब इसमें समझाते हैं। स्टैकिंग जेल क्या करेगा, प्रोटीन्स को एक थिन शार्प बैंड में अरेंज कर देगा और सारे के सारे प्रोटीन रिजॉल्विंग जेल में एक साथ आए। अब बात को जरा समझते हैं ध्यान से, ये फोटो बनी हुई है, इस फोटो को जरा ध्यान से समझते हैं। देखो हुआ क्या, हमने 2 प्लेट ली, अभी 2 प्लेट मैंने आपको बताई, ऐसे 2 प्लेट ली थी, है ना, इनको चारों तरफ से एयर टाइट कर दी है, चारों तरफ से पूरी तरह से टाइट रखा है कि नीचे से कुछ भी लीक ना हो, ऊपर सॉरी चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से, एक तरफ से तो पोर करना है, 3 तरफ से इसको हमने ढक दिया है। अब पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्विंग जेल डालेंगे। रिजॉल्विंग जेल डालने के बाद में, रिजॉल्विंग जेल डालने के बाद थोड़ी देर रोकेंगे, है ना, थोड़ी देर रोक देंगे, सॉलिडिफाई हो जाए। एक्चुअली में होता क्या, जब थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने लगता है तो कभी कभी हम लोग उसमें वाटर भी ऐड कर देते हैं। क्या कोई बता सकता है वाटर क्यों ऐड कर देते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करना होता है कभी कभी। होता क्या है कि वाटर क्या करता है कि अंदर ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को रोक देता है। वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ ऑक्सीजन। वाटर क्या है, ऑक्सीजन का बैड कंडक्टर है। तो ऑक्सीजन अंदर कंडक्ट ना हो पाए, ऑक्सीजन अंदर अगर नहीं कंडक्ट होगी तो अंदर जो भी रिजॉल्विंग जेल है उसके जो भी रिजॉल्विंग जेल है ना, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जनरली एसडीएस वगैरह, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते या सिंपल समझो वो डीनेचर नहीं हो पाते हैं। इसके बाद जब जैसे हम लोग को लगता है कि हम लोग का रिजॉल्विंग जेल सॉलिडिफाई हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्विंग जेल जैसे सॉलिडिफाई हो जाएगा, वाटर को फिर से बाहर एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या पोर करेंगे, अब स्टैकिंग जेल पोर करेंगे। तो ये स्टैकिंग जेल हो गया आपका, स्टैकिंग जेल पोर करेंगे और ऊपर से एक कॉम्ब लगा देंगे। ये देखिए कॉम्ब लग गया, ये क्या है आपका, कॉम्ब लग गया। ये हम लोग ऊपर से एक कॉम्ब लगा देंगे, तो कॉम्ब से क्या मिलेगा, वेल्स बन जाएंगी। कॉम्ब से हम लोग को क्या मिलने वाला है, वेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जेल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इंश्योर ऑल प्रोटीन्स इंटर, हाँ एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है कि मान लिया गया कि हम लोगों ने क्या बनाया, ऐसे बनाया, या इस पे बना के देखते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया, ये रिजॉल्विंग जेल बनाया, ठीक है, ये रिजॉल्विंग जेल बनाया। अब ये रिजॉल्विंग जेल जरूरी थोड़ी नहीं कि बिल्कुल प्लेन बने, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम लोग प्रोटीन इसके अंदर ऐड करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोटीन को ऐड करते हैं, जब भी हम लोग इसके अंदर प्रोटीन ऐड करेंगे, मान लिया वेल्स बना दिया मैंने 2, ठीक है, जब भी प्रोटीन ऐड करेंगे, ये बन गई वेल, तो प्रोटीन एक साथ इस लेवल पे पहुंचे। पता चला कि ये अगर तिरछा बन गया है, समझो बात को मेरे भाई, ध्यान से समझो, अगर ये ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता, अब कोई प्रोटीन यहां पहुंची है और कोई प्रोटीन यहां पहुंची है ना, दोनों प्रोटीन अलग अलग डायरेक्शन पहुंची, तो इनकी रेस इस पॉइंट से शुरू होगी, है ना, और इनकी रेस इस पॉइंट से शुरू होगी। मान लिया कोई एक इंसान यहां से दौड़ना शुरू करे और ये टारगेट पॉइंट ये है, और कोई इंसान यहां से दौड़ना शुरू करे, तो ये रेस तो अनफेयर हो गई ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये रेस तो अनफेयर हो गई। अनफेयर रेस नहीं करनी है, रेस कहां शुरू करानी है, साथ में करानी है, फिर हमको देखना है कौन कहां पे पहुंच पा रहा है। तो प्रोटीन एक साथ एक लेवल पे ही आए, एक साथ लेवल पे पहुंचे, एक साथ जो हमारा रिजॉल्विंग जेल है वहां पहुंचे, इसके लिए हम लोग स्टैकिंग जेल का यूज करते हैं, और भी बहुत सारा यूज है।
तो क्या आपको रिजॉल्विंग जेल और स्टैकिंग जेल का मतलब समझ में आया होता क्या है ना? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्रिलामाइड क्या है, अब दो अंतर आने वाले हैं मेरे भाई, दो अंतर आने वाले हैं, हम जरा सा उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। दो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट अंतर आने वाले हैं, है ना? दो अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, काव्यश्री जी देखिए, है ना? एक अंतर यह रहा है कि यहाँ पे एक्रिलामाइड की जरा कंसंट्रेशन पे गौर फरमाइए, और ऊपर जरा हम लोग को, हाँ, अब इसके एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन देख लीजिए। यहाँ पे एक्रिलामाइड ज्यादा है, दैट इज इसका पोर साइज छोटा है। यहाँ पे एक्रिलामाइड कम है, इसलिए इसका पोर साइज बड़ा है ना? पोर साइज बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, पीएच पे जरा ध्यान लगाइएगा। स्टैकिंग जेल की पीएच सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो पीएच का ही है, 6.8 है ना? और इनकी पीएच 8.8 है, इनकी पीएच कितनी है, 8.8 है ना? तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि जो रिजॉल्विंग जेल है, सॉरी, जो रिजॉल्विंग जेल है उसकी पीएच कैसी होने वाली है, बेसिक पीएच है। रिजॉल्विंग जेल की पीएच कैसी होती है, बेसिक, और स्टैकिंग जेल की पीएच क्या होती है, माइल्ड एसिडिक, है या नियरली न्यूट्रल बोल सकते हो, माइल्ड एसिडिक और नियरली न्यूट्रल। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान लगाना था इसमें, है ना? बाकी ट्रिस HCl यहाँ भी है, ट्रिस HCl वहां भी है, लेकिन यहाँ पर ट्रिस HCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ट्रिस HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? ट्रिस HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और पीएच यहाँ पर क्या है, 8.8 है। अभी बहुत सारी चीजें और सीखते रहेंगे धीरे धीरे। इतनी बात है, उम्मीद सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, है ना? किसी को ना समझ में आया हो तो बताए, कुछ भी रटने लायक नहीं है। अगर कुछ भी लग रहा है कि ये रटेंगे, रटना नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर लिखने को नहीं आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको ना आया हो, वो थम्स डाउन तुरंत कर सकता है, वो थम्स डाउन कर सकता है तुरंत। दीक्षा यादव बतलाएं, आपको आ रहा समझ में कि नहीं? कुछ इंद्राक्षी बहुत भयंकर क्वेश्चन, अनुष्का बोल, सर पीएच के अंदर डिफरेंस क्यों होता है? हाँ ठीक है, अभी आगे बात है, जानने के लिए देखते रहिए, जानने के लिए देखते रहिए, अभी प्रोसेस समझाएंगे तब जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब होता क्या है। होता क्या है, मेन रेस जो शुरू होती है वो एक रिजॉल्विंग जेल से शुरू होती है, रिजॉल्विंग जेल में शुरू होती है, लेकिन रेस एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू हो पाए, एक स्पेसिफिक लाइन पे शुरू हो जाए, ये जिम्मेवारी किसकी है, ये जिम्मेवारी स्टैकिंग जेल की है। अच्छा, एक जिम्मेवारी स्टैकिंग जेल की और भी है, वो भी हम लोग बताएंगे, है ना? एक चीज अभी और भी है, वो भी अभी हम लोग जानेंगे। हो क्या रहा है, अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ जेल। जो जेल बनाते हैं, ये जो जेल है, ऐसा नहीं कि खाली इतने से ही जेल बन गया, ये जो तीन कंपोनेंट हमने दिखाए इसी से जेल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों जगह है ना? ये दोनों जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने से ही जेल बनता, और भी चीजें हैं। देखते हैं हर चीज का यूज क्या है। पहला है आपका एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड क्या करता है, मेन जेल का मैट्रिक्स बनाता है, मेल जेल का मैट्रिक्स बनाता है, और इनमें पोर्स जनरेट होते हैं। अगर इसमें पोर्स जनरेट होते हैं, अगर प्रोटीन छोटी है ना, या एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन जो है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे, ये तो कल भी बताया गया था, कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे तो पोर साइज जो है वो कैसा होगा, छोटा होगा। और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो पोर साइज कम, और कंसंट्रेशन कम तो पोर साइज ज्यादा। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज और यूज करते हैं जिसका नाम है बिस एक्रिलामाइड। बिस एक्रिलामाइड क्या करने वाला है, यहाँ पर बिस एक्रिलामाइड क्या करेगा, बिस एक्रिलामाइड, है ना, बिस एक्रिलामाइड क्या करने वाला है, जो भी आपका एक्रिलामाइड है, एक्रिलामाइड एक्चुअली में होता क्या है, एक्रिलामाइड आपस में जुड़ के, या मान लिया एक्रिलामाइड है ऐसे, ये एक एक्रिलामाइड का मोनोमर है, एक्रिलामाइड 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 ऐसे जुड़ते चले जाते हैं और बना देते हैं लीनियर चेन, बना देते हैं लीनियर चेन, है ना? ये जुड़ते जा रहे हैं और बना के चले जाते हैं लीनियर चेन। लेकिन इस लीनियर चेन को इंटरलॉक में चेंज करना है। ये जो लीनियर चेन ऐसे बनी, ये जो लीनियर चेन बनी, उस लीनियर चेन को हमको क्या करना है, ऐसे इंटरलॉक बना देना है। उस लीनियर चेन की क्या करनी है, हम लोगों को इंटरलॉकिंग करनी है, इंटरलॉकिंग करनी है ना? एक ऐसा नेटवर्क बनाना है। इस नेटवर्क बनाने की जिम्मेवारी है बिस एक्रिलामाइड की। कैसे जानेंगे, अभी आगे डायग्राम दिया हुआ है, वहां बहुत अच्छे से पूरी केमिस्ट्री की तरह इसको समझेंगे, है ना? कैसे वो भी जान लेंगे। दूसरी बात क्या करने वाले हैं, एक चीज और यहाँ पे यूज होती है, ट्रिस बफर। ट्रिस बफर का काम हमेशा होता है पीएच को मेंटेन करना, डिजायर्ड पीएच को मेंटेन करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा एसडीएस सर क्यों यूज करते हैं, एसडीएस जो होता है वो एनायनिक डिटर्जेंट है।
एसडीएस क्या होने वाला है भाई? एनायनिक डिटर्जेंट है। ये क्या करता है? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को खत्म करता है। मैंने पहले भी बताया सर ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है ना। जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या है? पानी है, पानी में आप ऑयल डाल दो, पानी है वाटर, वाटर में आपने क्या कर दिया? ऑयल डाल दिया। तो पानी में जैसे ऑयल डाला, ऑयल डर के, पानी से डर के ऊपर भाग आया, है ना, पानी से डर के ऊपर भाग आया। तो ऊपर भाग गया दैट इज पानी से डर गया। डर का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिया थी उसको। लेकिन अगर उसी में आप घर में यूज होने वाला डिटर्जेंट डाल दो तो वो पानी में घुल जाएगा। तो उसकी हाइड्रोफोबिया को इसने क्या कर दिया? उसकी हाइड्रोफोबिया को इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो डिटर्जेंट का काम ही होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को खत्म कर देना। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो उसको खत्म कर देना, और अगर किसी भी तरह का आयनिक इंटरैक्शन है तो उसको भी खत्म कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एचडीएस 3 काम करता है। ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और प्रोटीन को उनके लीनियर कन्फर्मेशन में चेंज कर देता है। दैट इज प्रोटीन कोई भी शेप हो, कोई भी कन्फर्मेशन हो, उसको प्राइमरी में ले आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो प्रोटीन रहेगा ही नहीं, तो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं तोड़ना है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी ये नहीं तोड़ता है ना। ये यूनिफॉर्मली बाइंड करता है, हर अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है। माना जाता है लगभग 1 एसडीएस पर 2 अमाइनो एसिड बाइंड कर जाता है। या ये रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है ना। या लगभग 1.4 ग्राम एसडीएस पर ग्राम प्रोटीन मान के चलते हैं। ये लगभग है, इसलिए लगभग का अप्रोक्सीमेटली का सिंबल बना हुआ है। ये प्रोटीन को एक कांस्टेंट नेगेटिव चार्ज टू मास रेशियो दे देता है। मास मैंने बोला ही है, मास मैंने बोला है। अमाइनो एसिड का एवरेज मास क्या होता है? कौन बता पाएगा? जल्दी से बताओ, अमाइनो एसिड का एवरेज मास क्या होता है? किसी एक अमाइनो एसिड का एवरेज मास क्या होता है? कोई बता पाएगा? कल बताया था मैंने। क्या कोई है जो अमाइनो एसिड का एवरेज मास बता पाए? वेरी गुड। 110 वो तो 330 तो मैम अनुष्का मैम न्यूक्लियोटाइड का होता है, ठीक है। तो कल बताया था अमाइनो एसिड का एवरेज मास 110 माना जाता है, 110 माना जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे प्रोटीन में, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन पढ़ाएंगे, वहां पे खूब अच्छे सीखेंगे इन चीजों को। डिस्टिल वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। एपीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमोनियम पर सल्फेट और टिमेट, अमोनियम पर सल्फेट और टिमेट भी यूज करते हैं। आप लोगों ने यूज किया होगा, क्या यूज है पता नहीं, आप लोग को पता है कि नहीं पता है? हमें नहीं पता, ठीक है। आईपीएस का क्या यूज है? एपीएस फ्री रेडिकल प्रोवाइड कराता है, और टिमेट क्या करता है? ये फ्री रेडिकल प्रॉपरली बना पाए इसको टिमेट प्रमोट करता है। एक्चुअली में एपीएस फ्री रेडिकल प्रोवाइड कराता है। एपीएस क्या करता है? फ्री रेडिकल देता है। लेकिन ये फ्री रेडिकल देने की प्रोसेस जो होती है बहुत ही स्लो होती है। देखो 3 तरह की बातें हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है जान लेते हैं। देखो आयन अभी तक हम लोगों ने समझा 2 तरीके थे। एक था एन आयन, और एन आयन को जब काट दिया तो कैटायन, एन आयन को काट दिया तो कैटायन, ठीक है। इन दोनों के पास क्या है? इसके पास है इलेक्ट्रॉन, है ना। इन दोनों के पास रिएक्टिविटी होती है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी केस क्या होता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो और नेट चार्ज, जो चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कोई नहीं होता, चार्ज 0 रहता है। चार्ज क्या होता है यहाँ पे? चार्ज 0 रहता है, चार्ज नहीं होता है। इनको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं ना। इनके पास कोई चार्ज नहीं, कहीं से भी जुड़ जाते हैं, ये कहीं से भी जुड़ जाते हैं। कुछ आप इंसान दुनिया में देखे होंगे जो बिल्कुल फ्री रेडिकल की तरह काम करते हैं, किसी से भी बात करने लगते हैं, है ना, किसी से भी बतियाना शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या कहानी है इसकी, क्या कहानी है इसकी। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक चीज करके देखेंगे यहाँ पे। देखो एक्रिलामाइड क्या है, कैसे ये ज्वेल बनता है, और एक एक काम समझेंगे। एक्रिलामाइड कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड, है ना, H और ये H, ठीक बात है। ऐसे यहां पर भी H और ये CO और NH2, ये एक्रिलामाइड है, NH2। अब होता क्या है कि फ्री रेडिकल आता है, एपीएस आता है, अमोनियम पर सल्फेट,
वो फिर ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। यहाँ पे एक दो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड जो भी बनता है उसको सिग्मा बोलेंगे, पहला बॉन्ड जो भी बन रहा है उसको सिग्मा बोल दे रहे हैं, और दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, पाई बॉन्ड पहले टूटता है। तो फ्री रेडिकल क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करा देता है, पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। ये देखिए टूट गया। टूट गया तो हमने बोला है बॉन्डेड आइटम में, सॉरी बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहीं भी बॉन्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, ये अपना अभी तक की क्या कहानी चल रही थी कि अभी जैसे हमने देखा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया था, हाइड्रोजन का भी ले लिया था, तो यहाँ पे आयन बन रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके कारण एक यहाँ पर चार्ज आया और यहाँ पर आया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो कौन सा चार्ज आया, कोई चार्ज नहीं आया। दूसरे वाले ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कौन सा चार्ज आया सर, कोई चार्ज नहीं आया। इस समय हमने इसको बोला फ्री रेडिकल। लेकिन ये पाई बॉन्ड जो टूटा, इस पाई बॉन्ड को टूटने के लिए विवश किसने किया, एपीएस ने किया। और लेकिन ये एपीएस बहुत धीरे धीरे काम करता है। एपीएस क्या करता है, बहुत धीरे धीरे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। अब आपके पापा आ गए, है ना, मम्मी आ गए, जो भी आपकी गार्जियन है वो आई, वो आके हमको और प्रमोट करी कि अरे सर बहुत स्लो बच्चा पढ़ी नहीं। हमने क्या किया, और तेजी से काम करना शुरू किया। तो एपीएस ने वाला बॉन्ड तोड़वा दिया, एपीएस ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़वा दिया। ऐसे ही दूसरा भी होगा। ऐसे क्या होगा, एक और होगा, एक और एक्रिलामाइड होगा, सॉरी, ऐसे ही क्या होगा, एक और एक्रिलामाइड होगा। देखते हैं, एक और एक्रिलामाइड होगा, उसका भी बॉन्ड टूटेगा, है ना। ऐसे ही एक और एक्रिलामाइड होगा, उसका भी बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटते चले जाएंगे और इनके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा। इनके बीच में क्या होगा, नए बॉन्ड बन जाएंगे। पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, इन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड, इस कार्बन, ऐसे आगे कहानी चलती चली जाएगी। क्या एक लीनियर चेन बन जाएगी, क्या एक लीनियर चेन बन जाएगी। क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इस लीनियर चेन में पाई बॉन्ड को तुड़वाने में मदद करती एपीएस ने, और एपीएस को प्रमोट किसने कर दिया है, एपीएस को प्रमोट किसने कर दिया, टेमेड ने। एपीएस को प्रमोट किसने कर दिया मेरे भाई, टेमेड ने। उम्मीद है इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इस लीनियर चेन, ये तो एक चेन बन गई है, अब इस चेन को साइड से जोड़ना है। अब एक चेन एक और बनी, अब इन चेन को जोड़ना है। तो इन चेन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, इस चेन को कौन जोड़ता है आपस में, इस चेन को जोड़ता है बिस एक्रिलामाइड क्रॉस लिंकर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो एक एक्रिलामाइड का पॉलीमराइजेशन हो पाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक्रिलामाइड का पॉलीमराइजेशन हो पाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से पॉली एक्रिलामाइड जेल बन जाता है। देखिए एक चीज दिखाई गई है ना, एक्रिलामाइड मोनोमर है, ये छोटे छोटे बीड्स दिखाए जा रहे हैं। बिस एक्रिलामाइड आ गया, क्रॉस लिंकर की तरह काम कर रहा है। एपीएस ने क्या कर दिया, H2O8 है ना फॉर्मूला है, इसने क्या कर दिया आपको, इसने क्या कर दिया, 2 फ्री रेडिकल दिए। फ्री रेडिकल ने सिंपल बस इंड्यूस कराया है पाई बॉन्ड को तोड़वा के लीनियर चेन, और लीनियर चेन को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिस एक्रिलामाइड कर रहा है। ठीक बात है। तो अब तक के हम लोगों ने क्या सीखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एसडीएस पेज क्या होती है वो आपको समझ में आ गई होगी, उसका बेसिक क्या है ना, उसका बेसिक क्या है वो चीज आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या आपको समझ में आया, दूसरी बात क्या समझ में आया, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, जेल को कैसे प्रिपेयर करेंगे और सैंपल को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये समझ में आया। रिजॉल्विंग जेल क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा स्टैकिंग जेल क्या होता है वो समझ में आ गई। जेल को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, लैब में अगर आपको मिल जाए, ऐसे खिलौने अगर आपको लैब में मिल जाए तो आप क्या इन खिलौनों का यूज करके बढ़िया सुंदर सा जेल बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे। मैंने बहुत सारी ऐसी लैब देखी है, बहुत सारी ऐसी लैब देखी जिनके यहाँ ये सब खिलौने पाए जाते हैं, लेकिन कोई करने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है करना। आप कर डालना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, है ना। जब कोई कर ही नहीं रहा, खराब हो रहा है, जो भी एक्रिलामाइड वगैरह सब चूहे खा रहे हैं, है ना, बहुत सारी लैब से, लेकिन उनको आता ही नहीं करना, कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है वहां पर किसी के पास। मतलब ये समझ लो पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने वाले लोग नहीं है कि पीएच मीटर अगर गड़बड़ हो रहा है, काम सही रीडिंग नहीं दे रहा तो इसको कैलिब्रेट कर ले जाए। चलिए भाई देखते हैं आगे की कहानी, अब समझते हैं। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है तुरंत। अभी अनुष्का का एक डाउट है, वो डाउट अभी मेंटेन रहेगा। और कोई डाउट हो तो बताओ, इतने में जितना पढ़ाया गया नहीं है। अब अनुष्का का डाउट जो है वो खत्म होगा धीरे धीरे। अब इसके अलावा क्या बात आने वाली है, रनिंग बफर यूज करते हैं, है ना। तो जेल तो हमने समझ लिया, जेल की तो बात हो गई, जेल जैसे बनते हैं, दोनों जेल में यही कहानी है,
जेल जो बनते हैं वो तो हम लोग समझ लिए। अब वहां पर एक और एजेंट आने वाला है, काम करने वाला है, रनिंग बफर। रनिंग बफर क्या करता है, इसके पास ट्रिस है ना, ग्लाइसिन, एसडीएस और पीएच 8.3, पीएच 8.3। रनिंग बफर सर है कहाँ यहाँ पे? रनिंग बफर देखो दोनों जगह पे है। रनिंग बफर कहाँ पे है? रनिंग बफर दोनों जगह पे है ना। रनिंग बफर कहाँ पाया जा रहा है? रनिंग बफर कहाँ पाया जा रहा है? ये क्या हो गए हो? एक मिनट जरा रुक जाइयो। ठीक है, रनिंग बफर दोनों तरफ है। ठीक है, ये ऊपर भी रनिंग बफर है और ऊपर भी रनिंग बफर है और नीचे भी रनिंग बफर है ना। दोनों जगह पे रनिंग बफर देखने को मिल रहा है। दोनों जगह सेम रनिंग बफर है, पीएच सेम है, 8.3 है ना। पीएच 8.3 है, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, काम क्या है रनिंग बफर का? रनिंग बफर का वही काम है, जैसे कि आप कोई इंसान नदी में कूद गया है तो उसको नदी के बहाव के साथ विद द फ्लो, नदी का काम, नदी में पानी का काम क्या है? अपने बहाव के साथ, अपने बहाव के साथ आपको भी बहा के ले जाए। ऐसे ही बफर, रनिंग बफर क्या करेगा? अपने फ्लो के साथ विद द फ्लो किसको बहा करके ले जाएगा? विद द फ्लो किसको फ्लो कराएगा? प्रोटीन को फ्लो कराएगा। तो रनिंग बफर का तो ये काम हो गया। ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराएगा, पीएच को मेंटेन रखेगा, प्रोवाइड लीडिंग एंड ट्रेलिंग आयंस, लीडिंग और ट्रेलिंग आयन प्रोवाइड कराएगा, है ना। और मेंटेन एसडीएस कंसंट्रेशन, और एसडीएस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, है ना। एसडीएस की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है, यूज हो रहा है, तो उसको मेंटेन करेगा। तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग आयन क्या है वो अभी हम समझेंगे। लीडिंग एंड ट्रेलिंग आयन क्या होता है? अब देखो होता क्या है कि हम लोग के पास ऐसा जेल बन चुका है। ठीक है, जो मेजर पार्ट था वो हम लोग समझ चुके हैं। ऐसा एक जेल बन चुका है और इस जेल को हम लोग क्या कहते हैं? इस जेल को हम लोगों ने बोला रिजॉल्विंग जेल। ठीक है, और ऊपर क्या है? स्टैकिंग जेल। ऊपर क्या हो रहा है? ये स्टैकिंग जेल आ रहा है, ये स्टैकिंग जेल आ रहा है, ऐसे कुछ, ये छोटी सी वेल, छुटकू सी वेल। ठीक है, स्टैकिंग जेल थोड़ा तिरछा मिर्छा बना और समझ लेना। ठीक है, अब होता क्या, जब इसमें हम लोग सैंपल लोड करते हैं, जैसे इसमें हम लोग सैंपल लोड करते हैं, ठीक है, तो सैंपल में तो हम लोग के पास प्रोटीन है, सैंपल में है प्रोटीन, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि सैंपल एक साथ यहां पर पहुंचे, इस लेयर पे पहुंचे, है ना, इस लेयर पे। तो उसके लिए तो एक तो रिजॉल्विंग, एक तो हमने स्टैकिंग जेल यूज किया ही किया है। उसके अलावा हमने क्या किया है उसके अंदर? इसके अलावा हमने क्या किया है? उसमें दो आयंस दिए गए हैं। पीएच का डिफरेंस क्यों है बता रहा हूं मैं अभी, है ना। दो आयंस दिए गए, एक है क्लोराइड आयन और एक है ग्लाइसिन, दूसरा है ग्लाइसिन, और तीसरा है आपका प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन भी तो, प्रोटीन पे भी तो माइनस चार्ज आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द एसडीएस। तो यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल है। एक्चुअली में एसडीएस बहुत छोटा है, तो सबसे पहले आगे आगे एसडीएस चले, सॉरी एसडीएस बोल रहा हूँ, सीएल। सीएल जो है बहुत छोटा है, तो सबसे आगे कौन चलने वाला है? सीएल चलेगा, है ना, सीएल चलेगा। और ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो पीएच इस समय रखी गई है, पीएच कितनी रखी गई है? 6.8। पीएच कितनी रखी गई है स्टैकिंग जेल में? जब भी हमने लोड किया तो पीएच कितनी है? 6.8। 6 पीएच पे लगभग ग्लाइसिन, लगभग ध्यान लगाना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है ये ग्लाइसिन का, लगभग ये न्यूट्रल ही रहता है, लगभग ये न्यूट्रल रहता है, लगभग क्या रहता है? न्यूट्रल। आइसिन का आपका काम हो गया। ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है वो आप बताओ, किसी को पता है तो बताए, ढूंढ के ना बताए, है ना, चेक करके ना बताए। ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी को पता है तो बताए, नहीं तो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां कमेंट करना ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ना। इसी 6.8 के नियर होता है, जिसके कारण ये ग्लाइसिन लगभग न्यूट्रल है, पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं है। ध्यान लगाना, बहुत लोग बोल देते हैं ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, बहुत सारे नोट्स में, बुक्स में मैंने देखा वो बोलते हैं ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के पास है। क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हो जाएगा तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इफ देयर इज अ नेट चार्ज इज जीरो देन द मूवमेंट आल्सो शुड बी जीरो, मूवमेंट भी जीरो होना चाहिए। इसलिए हम लोग करते क्या कि नेट चार्ज से, अच्छा एक बात और ध्यान लगाना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो भी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो भी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका जो भी है ना, अगर पीएच उससे ज्यादा रखेंगे, पीएच हम लोग उससे ज्यादा रखते हैं या पीएच उससे कम रखते हैं, ये कुछ भी रटने लायक नहीं है। पीएच उससे कम रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीएच कम कैसे करते हैं? पीएच कम करते हैं बाहर से H+ आयन प्रोवाइड करा के।
अगर H प्लस आयन प्रोवाइड करा दे तो पीएच कम हो जाएगी। और है ना, अगर पीएच को बढ़ाना है तो बाहर से H प्लस आयन को वो घटा दे, या बोल सकते हैं निगेटिव आयन को बढ़ा दे। H प्लस को घटा दे या निगेटिव को बढ़ा दे, बात तो यही होने वाली है, H प्लस को घटा दे या निगेटिव आयन को बढ़ा दे, है ना। तो पीएच को अगर कम करना आप चाह रहे हो तो H प्लस बढ़ाना पड़ेगा। अगर H प्लस बढ़ाना पड़ेगा तो H प्लस अगर बढ़ेगा तो कोई अगर प्रोटीन है, है ना, अगर कोई प्रोटीन है उसके पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों है ना, और बाहर से अगर आपने H प्लस ऐड किया है तो वो किस चार्ज को सील्ड करेगा? उम्मीद है सबके मन में एक ही आंसर आया होगा कि सर वो जाके के सीधे माइनस से जुड़ जाएगा, प्लस से नहीं जुड़ेगा। तो मतलब प्लस चार्ज आपका फ्री हो जाएगा। तो मतलब उस प्रोटीन पे कितना नेट चार्ज आने वाला है? केवल प्लस चार्ज आने वाला है। ऐसे ही अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच दे दोगे तो वहां पर केवल माइनस चार्ज आने वाला है। वहां पे कैसा चार्ज आने वाला है? माइनस चार्ज। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से जितना ज्यादा आप पीएच दे दोगे, मान लिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था 5.8 और पीएच आपने दिया 6.8, तो उसके ऊपर आया माइनस चार्ज, है ना। फिर आपने क्या किया? पीएच दे दिया 7.8, पीएच दे दिया 7.8। अगर अच्छा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.8 था, पीएच आपने दिया 6.8, देखने में तो आपको लग रहा है कि सर अभी भी ये एसिडिक पीएच है ना। आस्था जी जरा ध्यान लगाइयो, इसमें देखने में तो लग रहा है कि ये एसिडिक पीएच है, लेकिन मेरे भाई ये एसिडिक पीएच नहीं है, ये इसके कंपैरिजन में तो बेसिक पीएच ही है। 5.8 के कंपैरिजन में 6.8 क्या है? बेसिक पीएच है। 5.8 के कंपैरिजन में 6.8 पीएच कैसी हो गई? बेसिक पीएच ही तो हो गई, है ना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके कंपैरिजन, अच्छा 6.8 के कंपैरिजन में 7.8 बेसिक है और 7.8 के कंपैरिजन में 6.8 एसिडिक है ना। तो अगर किसी की पीएच 5.8 थी, उसको 6.8 पीएच दिया तो माइनस चार्ज आया। अगर 7.8 दिया तो माइनस चार्ज की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा इंक्रीज कर गई, माइनस चार्ज की इंटेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर गई। ये कहानी है। अब मान लिया ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो भी था, अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, हो सकता बता दिया हो मैंने, कमेंट करना था बताना, ठीक है। तो उसकी जो भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है हमने उससे थोड़ा सा ज्यादा पीएच रखा। कितना रखा? 6.8 रखा। 6.8 रखा तो ग्लाइसिन पे माइल्ड निगेटिव चार्ज रहेगा, क्लोराइड पे खूब जबरदस्त निगेटिव चार्ज रहेगा, और इन दोनों के बीच में जो हमारी प्रोटीन है उस पे माइनस चार्ज होगा, जिसके कारण अगर मूवमेंट देखा जाए, और तीनों को मूव करना है, तीनों को हमने क्या किया था? एक वेल के अंदर, तीनों को हमने क्या किया है? एक वेल के अंदर लोड कर दिया। ये वेल है, इसी के अंदर हमने लोड करा हुआ है। तो अगर जब मूवमेंट होगा तो आप सोचो कैसे मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग मूवमेंट देखें तो कैसे मूव होगा? जो पहले भागेगा, पहले कौन भागेगा? पहले भागेगा क्लोराइड, तो क्लोराइड पहले भागेगा, तो पहले क्लोराइड होगा, ठीक है। बाद में सबसे लास्ट में कौन आएगा? ग्लाइसिन आएगा, और बीच में कौन आएगा? प्रोटीन आएगा। बीच में कौन आएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन बीच में चल रहा है। अगर प्रोटीन को आगे मम्मी चल रही, पीछे पापा चल रहे हैं, तो बच्चा इधर उधर भाग पाएगा क्या? अगर पीछे आगे बच्चे कर दोगे तो बच्चा दौड़ जाएगा, आगे गाड़ी का आगे कूद जाएगा, है। और बच्चे को अगर पीछे अपने चलाओगे तो पता लगा पीछे बच्चा रुक गया, इधर उधर डाइवर्ट हो गया। तो बच्चा जो है, जो मेन प्रोटीन है, प्रोटीन बच्चा है ना, उसको क्या करना है? उसको एक यूनिफॉर्म वे में लेके चलना है, इधर उधर डाइवर्ट ना हो पाए। इसलिए यहाँ पर ट्रेलिंग, है ना, ट्रेलिंग और लीडिंग एजेंट को यूज किया जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? ट्रेलिंग, है ना, और लीडिंग का काम क्या है? इस पॉइंट को मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सबको अच्छे से बात समझ में आ रही है ना? बताएं भाई, सब लोग बताएं भाई, ठीक है। मेन चीज हम लोग को करना भी सीख लेना है और हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन हो पाएंगे, तभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमने क्या लिखा है? हमने ये वर्ड लिखा है, ज्यादातर हमने नोट्स बुक्स में देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा है कि जुपिटर आयन है ना, लेकिन हमने लिखा नियरली जुपिटर आयन है, लगभग जुपिटर आयन की तरह काम करता है। इट हैज लो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट, इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट कम है। किसकी? ग्लाइसिन की बात हो रही है। एट पीएच 6.8 पे, ठीक है, मोबिलिटी जो होती है इसकी कम होती है। क्लोराइड आयन बहुत ही तेज भागता है, और जबकि एसडीएस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बना है वो क्लोराइड से धीमा और ग्लाइसिन से तेज भागता है, इसलिए बीच में रहता है। Therefore, all the protein become concentrate in a thin sharp band, that is, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग इफेक्ट।
इसी को बोलते हैं स्टैकिंग इफेक्ट। दूसरी बात आती है, अब जाते हैं रिजॉल्विंग जेल में। मैडम का क्वेश्चन था कि सर पीएच जो हमने 8.8 एग्जैक्टली 2 ज्यादा रखी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप 9 ले सकते हो, 9.2 ले सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा नहीं लोगे, बहुत ज्यादा पीएच ले लोगे तो प्रोटीन डीनेचर होने लग जाएंगी, है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे साल्टिंग इन साल्टिंग आउट, है ना, इस तरीके की चीजें और भी चीजें पढ़ेंगे। मतलब लगभग 2 का अंतर रखते हैं। 2 का अंतर रखने से मेन खेल है, सारा खेल है ग्लाइसिन का। जब पीएच हमने 2 और बढ़ाया, अगर हमने पीएच 2 और बढ़ा दिया तो क्या जो ग्लाइसिन है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना। अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज का, ठीक है, निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होने वाला है? निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अब ग्लाइसिन रेस में, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ पाएगी तो क्लोराइड को हटा पाए, इतनी नहीं बढ़ पाएगी कि वो क्लोराइड को हटा पाए, लेकिन इतनी बढ़ पाएगी कि वो प्रोटीन को हरा देगी। लेकिन ये कहानी कब होती है? रिजॉल्विंग जेल में। बात समझो मेरे भाई, मम्मी पापा दोनों लोग एक साथ, बीच में बच्चा है, आगे मम्मी है, पीछे पापा चल रहे हैं, बच्चे को लेकर के आ गई है इस जो रेस वाली लाइन है वहां पे, रेस वाली लाइन पे, रेस वाली लाइन पे सारे बच्चे आके इकट्ठा हो चुके हैं, सारे बच्चे आके इकट्ठा हो चुके हैं। अब रेस शुरू हो गई। अब क्या यहाँ मम्मी पापा का कोई रोल है? यहाँ कोई रोल नहीं। अब बच्चे के अंदर जितनी क्षमता हो वो अपने हिसाब से दौड़े। अब बच्चे के अंदर जितनी पोटेंशियल हो, जितनी इंटेंसिटी हो, वो अपने हिसाब से दौड़े। तो हमको क्या करना है? पापा तो वैसे, मम्मी तो वैसे बहुत तेज भाग रही, उनको बहुत काम करना था अभी घर का। पापा भी क्या करते हैं? छोड़ के निकल लेते हैं, वो दोनों आगे निकल जाते हैं। बच्चा बचता है बीच में, है ना, बच्चा बीच में बचता है ना, बीच में ही बचता है, गुमशुदा खौफजदा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आगे की ओर, अपनी क्षमता मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आगे की ओर बढ़ता है। तो क्या, किसने पूछा था? अनुष्का ने। क्या अनुष्का इसका मतलब समझाया कि पीएच हमने वेरी किया, इसका मतलब क्यों? अनुष्का बतलाएं, क्या बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? पीएच मैंने 2 यूनिट क्यों बढ़ा दी? ठीक है, ये मेन रोल है। ये लैब में पता क्या हो रहा है? लैब में बहुत सारी लैब्स में देख रहा हूँ, बहुत सारी, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, वो सब लेबर है, वो सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। अगर आप लेबर बनते रहोगे आप तो जीवन में कभी प्रोटोकॉल बना ही नहीं पाओगे। आगे जीवन में कभी आपको इस तरह से बेसिक्स पढ़ के रखोगे ना तो आप किसी प्रोटोकॉल पे पेपर लिखोगे। प्रोटोकॉल पे पेपर पे बहुत साइटेशन आता है, प्रोटोकॉल्स के पेपर पे बहुत साइटेशन आता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन वो तब लिख पाओगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, हर पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा हो। चलिए, ग्लाइसिन बिकम मोर आयोनाइज्ड, है ना, ग्लाइसिन बिकम मोर आयोनाइज्ड। ग्लाइसिन क्या होता है? मोर आयोनाइज्ड हो जाता है, और ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाता है। ग्लाइसिन क्या हो रहा है भाई? और ज्यादा आयोनाइज्ड हो रहा है। एन टाइप भी आयोनाइज हो गया है क्या भाई? एक मिनट, ओके, ठीक है। ग्लाइसिन बिकम मोर आयोनाइज्ड, ठीक है। तो ग्लाइसिन आयोनाइज ज्यादा हो गया जिससे मोर निगेटिवली चार्ज होगा, इसकी मोबिलिटी बढ़ गई, ये ओवरटेक कर गया प्रोटीन को, प्रोटीन दा सेपरेट बाय देयर मॉलिक्यूलर शीफ इफेक्ट, है ना। अब वो सीधा सीधा सारा खेल किसका आने वाला है? मॉलिक्यूलर वेट का आने वाला है। चलिए भाई देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। अब हमारे पास सैंपल, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने रिजॉल्विंग जेल पढ़ा, रिजॉल्विंग जेल पढ़ा और इसका यूज जाना। हमने स्टैकिंग जेल पढ़ा और इसका यूज जाना। हमने रनिंग बफर पढ़ा और इसका यूज जाना। और हम लोगों ने इन तीनों को कैसे जेल में चेंज करना है, कैसे इससे पेज कराएंगे, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, उस चीज को भी हम लोगों ने खूब अच्छे से समझ लिया है, पॉली एक्रिलामाइड। और उम्मीद है किसी को कहीं से भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी, किसी को कहीं से भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। जो भी नए, बार बार मैं नाम क्यों, काव्य श्री, श्री जी बोल देते हैं ना। अगर कहीं से भी आपको रटने लायक लगेगा तो जरूर बता देना। मेरा मेन कंसेप्ट यह है कि मैं रटाने पे विश्वास नहीं करता हूँ, इवन वो चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग ही क्यों ना हो। अगर आप रट रहे हो तो रटना ही दुर्घटना है। मेरा ये लाइन है, मेरी ये पर्च लाइन है, तो देखिए मैंने पता नहीं कैसे सोच ली है। अभी तक भी अगर आपको कहीं रटने लायक लगे तो तुरंत बताना। जिन लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है आप देखना, उनसे पूछना कभी, क्या मैं भी पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिस एचसीएल
पीएच क्या होती है इसकी 6.8 रहती है, मेंटेन करता है पीएच, है ना। पीएच को ये क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल बफर, ठीक है। सैंपल बफर में हम लोग ट्रीस एचसीएल का यूज करते हैं, ट्रीस एचसीएल का यूज करते हैं, ये पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा एसडीएस का यूज करते हैं, एसडीएस प्रोटीन को डिनेचर करता है, निगेटिव चार्ज देता है, पहले से पता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सहनसा, जीमोसान सहनसा आ गए, नाम है उनका बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, है ना, या डीटीटी यूज करते हैं, जनरली बीटा मर्केप्टो इथेनॉल यूज करते हैं। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी तोड़ देता है। बात समझो, डाइसल्फाइड बॉन्ड को, जैसे इंसुलिन है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो हम लोग अब इंसुलिन को या कोई भी प्रोटीन होगी, हम लोग को केवल उसको एसडीएस से ही नहीं ट्रीट कराना है, उसमें बीटा मर्केप्टो इथेनॉल का भी यूज करना है, मर्केप्टो इथेनॉल का भी यूज करना। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। ये क्या करेगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी तोड़ देगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये बार बार यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। ये क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना। और कंप्लीट डीनेचुरेशन का, मान लिया कि कोई प्रोटीन थी ऐसी, है ना, ऐसी, है ना, कोई एक प्रोटीन थी ऐसी और ऐसी, और इनके बीच में बॉन्ड बना है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। आपने कभी जीवन में पढ़ा है बीटा प्लीटेड शीट, है ना, बीटा प्लीटेड शीट, है ना। बीटा प्लीटेड शीट में क्या रहने वाला है, बीटा प्लीटेड शीट है ना। तो बीटा प्लीटेड शीट, प्लीटेड का मतलब पता है आपको क्या होता है, कोई बताएगा प्लीटेड का मतलब क्या होता है? संध्या, प्लीटेड का मतलब जानती हो क्या होता है? कौन बताएगा प्लीटेड का मतलब? संध्या नहीं जान रही है, कोई जान रहा प्लीटेड का मतलब? निशा जी बताएं, मनाल मैम बताएं। फोल्ड, है ना, ओवरलैप नहीं बोलना चाहिए। मैम देखिए बताते, प्लीटेड नहीं सुने हो, जीवन भर आप लोग बोल रहे हो साड़ी में प्लेट डाल दो, प्लेट बोलते हैं वो, लेकिन वो प्लेट नहीं होता, वो प्लीट होता है। प्लीट वही स्ट्रक्चर है प्लीटेड, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसमें प्लीट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और इसी के ऊपर एक और ला करके ऐसे तो प्लेट डालते हो साड़ी में, वही तो है प्लीट, और इन्हीं के बीच में इंटरेक्शन बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन्हीं के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसी को प्लीट बोलते हैं, प्लेट नहीं प्लीट बोलते हैं। बहुत समस्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लीट, है ना। जैसे बोलते हैं अंटसंट, तो अंटसंट नहीं होता, वो एंसेंट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लीट बोल रहे हैं। अब जो होता क्या है कि इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तो खत्म कर दिया, पैरेलल शीट आएगी, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी था, तो ये प्रोटीन अब लीनियर अभी भी नहीं रहेगी, अभी भी ये ऐसे ही दिखेगी। वो बात अलग है कि इनके बीच में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो आप खत्म कर दिए हो, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो आपने खत्म कर दिए, वो बात अलग बात थी, ये तो आपने खत्म कर दिया, बट डाइसल्फाइड बॉन्ड मेंटेन है, दैट इज अभी भी प्रोटीन लीनियर नहीं हुआ है। तो लीनियर बनाने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए यूज किया हमने बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। चलिए देखते हैं, तो बीटा मर्केप्टो इथेनॉल ने ये काम किया। ब्रोमोफिनॉल ब्लू हमको बताता है कि जेल कहां तक पहुंचा, है ना, जेल में सॉरी सैंपल कहां तक पहुंचा। तो ये ट्रैकिंग डाई है, कल भी हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में पढ़ा था, एग्रोस जेल में, यहाँ पर भी ट्रैकिंग डाई यूज करते हैं कि कहां तक ये पहुंचा है, यूज टू मॉनिटर इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस, कहां तक चल रही है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस हो भी रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है, सैंपल रन कर रहा नहीं कर रहा, ये देखने के लिए यूवी में देखो जा करके, है ना, यूवी में आप लोग देखिए जा करके, या जो भी विजुलाइजर है उसमें देखिए आप जा करके, तो वो बार बार उठा के जेल थोड़ी नहीं लेके जाओगे। हम चाह रहे कि हमको नेकेड आई से दिख जाए, विदाउट एनी इक्विपमेंट दिख जाए, इसलिए ट्रैकिंग डाई डाल दे। तो अगर ट्रैकिंग डाई नीचे चल रहा है, दैट इज आपका सैंपल भी आगे की ओर जेल में चल रहा है। अभी जेल दिखाएंगे आप लोग को, एक जेल की फोटो दिखाएंगे। ग्लिसरॉल क्या करने वाला है, वही कहानी, डेंसिटी इंक्रीज कर देती है, प्रोटीन अच्छे से सेटल हो पाए, जो भी प्रोटीन आप ले लियो, ऐसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन इसके यहाँ पे डाला हमने, तो प्रोटीन अच्छे से यहाँ पे सेटल हो जाए, प्रोटीन डिफ्यूज होके बाहर ना आ जाए, प्रोटीन नीचे बैठ जाए और अच्छे से सेटल हो जाए, है ना, एट द बॉटम ऑफ द वेल के बॉटम पे अच्छे से सेटल हो जाए। डिस्टिल वाटर किसकी तरह यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। सैंपल को धीरे धीरे हीट करेंगे, सैंपल इज यूजुअली हीट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धीरे धीरे हीट करना है ना। जो 2-2 कप चाय पीने जा रहा है, सोच रहा है एकदम से हीट कर दे, वो नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे हीट करना, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तक, 3 से 5 मिनट तक। बहुत तेज हीट कर देंगे दिक्कत हो जाएगी, धीरे धीरे हीट करना है,
3 से 5 मिनट के आसपास, जिससे धीरे धीरे पूरा का पूरा डीनेचुरेशन हो जाएगा। मैंने डिग्रेडेशन नहीं बोला है। एसडीएस बाइंडिंग खत्म हो जाएगी, है ना, सॉरी, एसडीएस पूरी तरह से बाइंड हो जाएगा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पूरी तरह से टूट चुका होगा। इस तरह से हम लोग का सैंपल भी प्रिपेयर हो गया। अब सुंदर सा हम लोगों को बढ़िया सुंदर सा प्यारो सा हम लोग को क्या मिल गया है ना। बस ये थोड़ा सा बता के ये खत्म, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बढ़िया जेल मिल जाएगा। हम लोग सैंपल को लोड कर देंगे वेल्स में, प्रोटीन लैडर लगा देंगे, ये लैडर है, लैडर लगा देंगे या मार्कर भी बोलते हैं इसको। एक लेन में लैडर या मार्कर लगा देंगे। निगेटिव एंड पे हम लोग क्या करेंगे, जो कैथोड होता है, मैंने बोला है कटायन कैचर कैथोड, कटायन कैचर कैथोड, एनायन अट्रैक्टेंट एनोड, ये कल सिखाया मैंने। तो एनायन अट्रैक्टेंट एनोड, कैथोड, कैथोड की तरफ क्या होगा, निगेटिव एंड होगा, एट निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। प्रोटीन माइग्रेट करेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। प्रोटीन कहाँ माइग्रेट करेगी, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि प्रोटीन पे क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल ऐसा प्यारा सा सुंदर सा हम लोग को जेल मिल जाएगा। उम्मीद है पेज पूरा अच्छे समझ में आया, आपको जीवन में करने को मिलेगा, आप लोग कर ले जाओगे, है ना। चलिए देखते हैं। संध्या ने पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी कि नहीं करी, पता नहीं, ऐसा है कुछ कहानी, नहीं करने को मिला, कोई बात नहीं। ये अलग अलग सैंपल हमने रन किए थे, यहाँ पर ये बैंड मिला, मार्कर से मैंने चेक कर लिया, हमको पता चला ये 55 किलो डाल्टन है। इसके पास भी 55 किलो डाल्टन पाई गई, इसके पास और ज्यादा पाई गई। ऊपर वाला देखो स्टैकिंग वाला पूरा खाली रहना चाहिए, स्टैकिंग वाला शर्त ये खाली होना चाहिए। देखो ये थोड़ा रह गया, ये बहुत ही ज्यादा वजन होगी, ये बहुत ज्यादा वजन। इससे हमको ये पता चला कि आपका जो रिजॉल्विंग जेल का साइज है, अगर बहुत सारी प्रोटीन ऊपर ही रह जा रही है तो रिजॉल्विंग जेल की कंसंट्रेशन आपने ज्यादा कर दी, उसको थोड़ा कम करो, उसको थोड़ा कम करो, कम करो, मतलब सारी प्रोटीन स्टैकिंग जेल में ही रह जा रही है। स्टैकिंग जेल की कंसंट्रेशन जो एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन थी वो कम थी, जिसे पोर साइज बड़ा था तो सब यहीं पर रुक गई, छुटके वाले में जा ही नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये सब छोटे छोटे से इंटरप्रिटेशन रहने वाले हैं। लिमिटेशन क्या है, ये इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश प्रोटीन ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट, ये मैंने पहले बताया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर प्रोटीन आप ले लोगे लेकिन उसका नेटिव स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। नेटिव स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू डीनेचुरेशन, है ना। हो सकती है वो फिर से रीनेचर हो भी ना पाए, हो सकता है वो फिर से कभी रीनेचर ना हो पाए। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में स्लाइटली अल्टर एपरेंट माइग्रेशन, है ना। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी क्या कर सकती है, माइग्रेशन को अल्टर कर सकती है। सबको पूरा ये पेज एसडीएस पेज समझ में आया कि नहीं, एक फाइनल थम्स अप सबसे चाहते हैं, जल्दी बताएं, फिर क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो। ठीक बात है। दीक्षा को समझ में आया कि नहीं आया, आरिफ सर को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, आंसर देना शुरू कर दिए सब, बड़ी जल्दी में है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा कर दे आप लोग, दूसरा भी देखने लगते हैं। पहला क्वेश्चन है सीएसआर लाइफ साइंसेज 2015 में दिया गया है क्वेश्चन। आंसर सबका आ रहा सी, अभी बताया है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड सबका सी आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। शुरू के एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं और आप खुद ही देखो सीएसआईआर नेट 2015 में पूछा गया है। 19 में क्वेश्चन आया सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज में, द स्टैकिंग जेल इन एसडीएस इज मेनली यूज्ड टू, किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी बतलाएं आप लोग। अनुष्का जी का आंसर आ रहा है, हाल मैम का भी आ रहा है। अच्छी बात यह है कि दो लोगों का अलग अलग आ रहा है, ठीक है, ये बहुत खुशी की बात है कि दो आंसर आ रहे हैं, मतलब हमको बताना पड़ जाएगा। ठीक है, दीक्षा यादव जी का ए आ रहा है, स्टैकिंग जेल का यूज है। दीक्षा यादव, अंशिका सिंह, है ना, इन सबका ए आ रहा है। मनाल मैम का, श्री जी का कितना आ रहा है भैया बतलाएं जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ए और बी में बहुत जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सेपरेशन प्रोटीन बाय साइज, ए वाले भाई जरा ध्यान लगाओ, है ना। श्री जी बतलाएं कौन सा आंसर आया उनका, उन्होंने बताया है कि बताओ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ भी बता दे।
बी करेक्ट है, ठीक है। सेपरेट प्रोटीन बाय साइज, भाई साइज के बेस पे जो काम करता है, मैंने बोला रिजॉल्विंग वाला करता है। रिजॉल्विंग जेल साइज के बेस पे रिजॉल्विंग जेल काम करता है ना। मैंने पहले बताया जो प्रॉब्लम है अलग अलग साइज की, अब ये पूरी लाइन मैंने बोली तो मुझको याद आ गया। मैंने बोला था प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सेल लाइजेट में बहुत सारी प्रोटीन है, उनका सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग है, उनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का काम रिजॉल्विंग जेल का है। स्टैकिंग जेल का काम यह है कि सबको लेकर के आना एक साथ में, स्टैक करके, बीच में मम्मी पापा, बीच में बच्चा, उसको लेके पहुंचाने का कार्य किसका था, रिजॉल्विंग जेल का नहीं, स्टैकिंग जेल का। तो आंसर आ रहा बी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है आंसर बी क्यों आया? क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन और आसान। 3 क्वेश्चन हो गए, फिर आते एकदम से गियर बदलेंगे हम लोग। बताए भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद है सबका सी आ रहा है, बहुत आसान है। सी आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अब आने वाला है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है उस चीज को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 संध्या जी ने पूछा भी था। अब इसको पढ़िए, 2 मिनट का पूरा टाइम है, 3 मिनट का। 928, गलत मत करना। गलत करने वाली आदत, जल्दबाजी वाली जो आदत है गलत करने की, वो मत डालना भाई। 3 मिनट का पूरा यूज करिए। 928 पे आंसर चाहिए मुझे। अब आया गेम में मजा। सभी लोग आंसर दे। सबका सी आ रहा है। निशा जी का भी सी आ रहा है। अरे वाह, अर्चिता जी का भी सी आ रहा है। मजा नहीं आ रहा, सब सी बता रहे हैं। अब आया मजा। अनुष्का जी का डी आया। आ गए हो भाई मजा। यही तो मैं चाह रहा था कि कोई और भी तो गेम में आए। अनुष्का के 2 आंसर 2 बार गोला भरोगी क्या अनुष्का भैया? 2 बार गोला भर दोगी? अच्छा, दोनों बार डी बोली हो, ठीक बात। डी होगा। अब डी में आ चुकी है निशा मैम, डी बता रही, पहले सी बताई थी। श्री जी बतलाएं कुछ। समय है अभी आपके पास 1 मिनट का और। ऋतुराज बी, अरे वाह, अब मजा आया, 3 हो गए। बी सी डी। ऋतुराज थोड़ा सीनियर पर्सनालिटी है, ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो हल्के में मत लेना मैडम को। तो भैया ऋतुराज सही बता रही है, एक्सपीरियंस मैटर्स। चलिए देखते हैं क्या है भाई। ऋतुराज सही बता रही है आंसर। देखते हैं क्या है। बोला जा रहा है कि मल्टीमेरिक प्रोटीन है, दैट इज मल्टीपल यूनिट है। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स हैं, देयर आर मल्टीपल यूनिट्स। एक बात तो ये हो गई, व्हेन रन
है ना, मल्टीपल यूनिट्स हैं। एसडीएस पेज में जब इसको रन करते हैं, शोड 2 बैंड, 2 बैंड दिखाती है, एक 20 वाली 20 केबी की, 20 केडीए की, है ना, और एक 40 केडीए का। इस प्रोटीन को जब हम लोग दो चेंज करते हैं तो यूनिट, हाउएवर व्हेन प्रोटीन वाज रन ऑन नेटिव जेल, जब नेटिव जेल में चेंज इसको रन कराते हैं, है ना, जब इसको नेटिव जेल जो फेज है उसमें कराते हैं, तब क्या होता है, इट शोड अ सिंगल बैंड, तब ये केवल एक ही बैंड दिखाती है। तो मतलब हमको पता चल गया कि प्रोटीन का नेटिव का मतलब टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, 120 किलो डाल्टन। अब ध्यान से समझो भाई, 120 किलो डाल्टन है टोटल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 120 किलो डाल्टन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जब एसडीएस में चेंज करते हैं, तो एसडीएस में हमें वही प्रोटीन जब एसडीएस में देखा, तो एसडीएस में हमने जब प्रोटीन देखा तो हमको 2 बैंड मिले, 20 केडीए का, 20 किलो डाल्टन का, और 40 किलो डाल्टन का, 40 किलो डाल्टन का मिला, 2 बैंड मिले। ये 2 बैंड हमको मिल रहे हैं। इस 2 बैंड के मिलने से हमको पता चला कि ये जो प्रोटीन थी, प्रोटीन तो एक ही है, क्योंकि 120 किलो डाल्टन का एक ही बैंड मिला था नेटिव के केस में, लेकिन ये प्रोटीन एक ही है, लेकिन ये प्रोटीन दो यूनिट से मिलकर बनी होगी, है ना, इसके पास 2 यूनिट्स होंगी, है ना, ये 2 यूनिट्स तो जरूर होंगे, मतलब 2 प्रोटीन्स होंगी। अब ये प्रोटीन ए है, मान लिया ये प्रोटीन बी है, ये दोनों प्रोटीन मिल करके एक प्रोटीन बनाई होंगी, है ना, या बोल सकते हो 2 चेन मिल करके जुड़ करके आपस में एक प्रोटीन बना पाई होंगी। ये 2 चेन आपस में मिल करके, है ना, 2 मर्स हैं, 2 अलग अलग तरह के मर्स हैं, 2 अलग अलग तरह के मर्स हैं। अब ये 2 मर्स का नंबर कितना है, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं डाइमर, डाइमर का मतलब क्या है कि दोनों होंगी जरूर, 20 भी होगी और 40 भी होगी। तो अगर डाइमर होगा तो दोनों को जोड़ दो, 20, एक 20 रखते हैं और एक 40 रखते हैं, एक 20 रखते हैं 40 रखते हैं, तो 60 हो जाएगा। तो मतलब नेटिव हमारी कैसी होनी चाहिए थी, 60 होनी चाहिए थी, नेटिव हमारी कैसी होनी चाहिए थी, 60 है नहीं, है क्या 20 है, कितना 120 है कितनी 120 है। तो मतलब डाइमर वाला तो कॉन्सेप्ट गलती हो गया। डाइमर किसमें आ रहा है, हेट्रोडाइमर, है ना, हेट्रोडाइमर और कोई डाइमर तो है नहीं, ठीक है। अब होमोट्राइमर कर दे, अगर होमोट्राइमर कर दे तो होमोट्राइमर क्या हो सकता है, या तो 20 होगा 20 होगा 3 यूनिट 20 मिल जाए, तो तीनों अगर मिला लेंगे तो मिलके 60 ही हो रहा है, और या तो 40 मिला ले, 40, है ना, 40 और 40 मिला ले, तीनों मिला लेंगे तो मिलके 120 हो रहा है, मिलके कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। लेकिन तीनों अगर मिलाकर के 120 हो रहा है, तीनों मिलाकर 120 हो रहा है, तो 40 के साथ साथ ये 20 वाला बैंड कहां दिख गया, 20 वाला बैंड कैसे जस्टिफाई होगा, वो भी तो कोई प्रोटीन का पार्ट ही होगा, दैट इज होमोट्राइमर भी नहीं हो सकता है, होमोट्राइमर नहीं हो सकता है। इसके बाद आ रहा है हेट्रोट्राइमर, जो आप लोग का फेवरेट नहीं, सी वाला सबका फेवरेट था, अरे सी कहां से फेवरेट हो गया था यार, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हेट्रोट्राइमर, किसी का डी वाला भी आ गया था, डी वाला किसी ने बोला था शायद डी होगा, ठीक है, तो डी वाला फेवरेट था हेट्रोट्राइमर। हेट्रोट्राइमर जोड़ो कैसे जोड़ सकते हो, 20, है ना, तो 20 हेट्रो का मतलब दोनों यूज होंगे, 20, 40 और 40, तो इनको मिला के 100 ही हो रहा है। या ऐसे जोड़ सकते हो 20, 20 और 40, तो इनको मिला के 80 हो रहा है, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओवरऑल जोड़ने पे 120 आना चाहिए, इस केस में आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, हेट्रोटेट्रामर, मतलब हम लोग क्या करें, दो 40 के जोड़ दे, दो 40 जोड़ दे और दो 20 कर ले, आपका 120 सेटिस्फाई हो गया। क्या सबको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। संध्या जी ने क्वेश्चन पूछा था अलग से, संध्या जी आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, संध्या जी बतलाएं भाई, संध्या जी को बात समझ में आई, ठीक है। दीक्षा जी को आई कि नहीं आई समझ